हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल दत्ता। और आज हम लोग नेटवर्क थ्योरम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नॉर्टन्स थ्योरम से रिलेटेड थ्योरी पोर्शन को देखा था और ये आशा है कि आप लोग उस लेक्चर को देखे होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली JUT का 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लेने के पीछे मेरा दो रीज़न है। पहला तो यह है कि देखिए, ये क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन नॉर्टन्स थ्योरम और थेवेनिन्स थ्योरम दोनों को आपस में जोड़ता है और साथ ही साथ हम लोग इस प्रॉब्लम के जरिए नॉर्टन्स थ्योरम को भी बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट एंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट अक्रॉस AB ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। मतलब जो सर्किट गिवन है उसमें हमको AB के अक्रॉस थेवेनिन्स इक्विवेलेंट और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट को फाइंड करना है। ये देखिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कईयों के मन में ये आ रहा होगा कि क्या हम लोग को थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम अलग अलग से लगाना पड़ेगा, तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग कोई एक थ्योरम को अप्लाई करेंगे और दूसरे थ्योरम तक पहुंच जाएंगे बाय अ सिंपल कन्वर्जन प्रोसेस। तो उस कन्वर्जन प्रोसेस को भी आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्टन्स थ्योरम से इस सर्किट को सॉल्व करेंगे और नॉर्टन से थेवेनिन्स में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर को भी देखेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए सॉल्यूशन। पहला स्टेप क्या था, अगर आप देखेंगे, नॉट अप्लाइंग नॉर्टन्स थ्योरम, अप्लाइंग नॉर्टन्स थ्योरम। तो नॉर्टन्स थ्योरम अप्लाई करते वक्त सबसे पहला स्टेप क्या आता है, देखिए स्टेप वन आइडेंटिफाई द लोड रेजिस्टेंस। तो आप लोग हमको बताइए लोड रेजिस्टेंस यहाँ क्या है। बिल्कुल सही, ये RL ही क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। तो RL, ठीक है। आइडेंटिफाई द लोड रेजिस्टेंस विच इज RL। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, स्टेप 2 कैलकुलेट RN को क्या कहा जाता है, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। अब इसे निकालने का दो स्टेप था। क्या क्या था, पहला स्टेप फर्स्ट, ओपन सर्किट द लोड रेजिस्टेंस। जो आपका लोड रेजिस्टेंस है उसको ओपन करना है। चलिए ठीक है, कर देंगे। एंड स्टेप 2 क्या था इसमें, स्टेप 2 इज डीएक्टिवेट ऑल द एनर्जी सोर्सेस। अगर इन दोनों स्टेप को हम लोग फुलफिल करते हैं तो देखिए तो हम लोग का सर्किट दिखने में कैसा हो जाएगा। चलिए इस सर्किट को बनाते हैं। ये 1 ओम का क्या है, ये तो मेरा 8 ओम का रेजिस्टर है, ये एज इट इज रहेगा। ये भी 2 ओम का रेजिस्टर है, ये भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये क्या है, 20 ओम का रेजिस्टर एज इट इज रहा। लेकिन यहां पर क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है और हम लोग जानते हैं वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए हम लोग को जस्ट शॉर्ट सर्किट कर देना पड़ता है। शॉर्ट सर्किट कर दिए। नेक्स्ट क्या बोला गया है, ओपन सर्किट द लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस क्या है, RL है। इसको हम लोग को क्या कर देना है, ओपन कर देना है। चलिए ओपन कर दिए। ओपन करने का मतलब सर्किट से उस रेजिस्टेंस को हटा देना। यहां पर एक, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहां पर एक हम लोग का क्या है, करंट सोर्स है। तो करंट सोर्स को डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, उसको भी ओपन सर्किट किया जाता है। ओपन सर्किट का मतलब सर्किट से हटा देना। तो देखिए मेरा सर्किट कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। अब नॉर्टन रेजिस्टेंस क्या है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू अक्रॉस द लोड टर्मिनल। नॉर्टन्स रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओपन सर्किटेड टर्मिनल। तो हमको ओपन सर्किट टर्मिनल से देखते हुए पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखिए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको क्या पता चलेगा। देखिए ये 8 ओम और ये 2 ओम आपस में सीरीज में है, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस बनेगा ये दोनों को मर्ज करने के बाद
वो रेजिस्टेंस इस 20 ओम रेजिस्टर के साथ पैरेलल में कनेक्ट है। होपफुली आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। तो यहां पर क्या है देखिए, 8 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज एंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ 20 ओम रेजिस्टर। तो आर इक्विवेलेंट हम लोग के लिए कितना हो जाएगा देखिए, आर इक्विवेलेंट विल बी 8 ओम प्लस 2 ओम। सीरीज को हम लोग कैसे इक्विवेलेंट निकालते हैं, दोनों को जोड़ के, और जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 20 ओम के साथ किसमें है, पैरेलल में। ये किसका साइन है, पैरेलल का साइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 इज पैरेलल विथ 20। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 10 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 20। ठीक है, इससे आपके पास कितना आ गया देखिए, तो 10 इंटू 20 इज 200 अपॉन 30। तो यहां से आ गया 20 अपॉन 3 ओम। तो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ओपन सर्किटेड टर्मिनल इज 20/3 ओम। यही रेजिस्टेंस को हम लोग बोला जाता है आर एन, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू हम लोग के पास कितना आ गया है, 20/3 ओम। चलिए, होपफुली ये स्टेप आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहा जाता है नॉर्टन्स थ्योरम में, देखिए स्टेप 3 कहा जाता है कैलकुलेट आई एन और ISC, जिसे हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, नॉर्टन्स करंट और शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, अब देखिए ये जो स्टेप होता है ना, ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है। ये स्टेप ही आप लोग को बहुत ध्यान से करना होता है। ठीक है, तो चलिए इसको बहुत ही ध्यान से हम लोग करेंगे और समझेंगे किस प्रकार से शॉर्ट सर्किट करंट को नॉर्टन्स थ्योरम के केस में निकाला जाता है। शॉर्ट सर्किट करंट निकालने का 2 स्टेप होता था, याद कीजिए आप लोग। उसमें क्या था, फर्स्ट पहले शॉर्ट सर्किट द लोड रेजिस्टेंस। हमको क्या करना होगा, लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट करना होगा। ठीक है, और दूसरा क्या था, दूसरा ये था कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किटेड करंट। वो शॉर्ट सर्किट करने के बाद उसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको हमको कैलकुलेट करना होता है। ये 2 स्टेप था। तो चलिए हम लोग का सर्किट दिखने में कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस सेक्शन ए और बी के बीच में क्या लगा हुआ था, लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ता है, शॉर्ट सर्किट, है ना। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब एक वायर से जोड़ देना, और इस शॉर्ट सर्किट पोर्शन से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसी करंट को हम लोग बोलते हैं नॉर्टन करंट। कौन सा करंट, नॉर्टन करंट। तो अब हमको कुछ भी करके ये आयन के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप कभी भी आयन कैलकुलेट करना हो या फिर VTH कैलकुलेट करना हो, तो सबसे पहले सर्किट को ऑब्जर्व करना। तो आप जब इस सर्किट को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखिए क्या पाएंगे, ये जो शॉर्ट सर्किट पोर्शन है ये 20 और 30 वोल्ट के अक्रॉस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि अगर बाय चांस इधर से करंट फ्लो करे, इधर से मान लेते हैं कि कोई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, तो ये करंट के पास 2 रास्ता है जाने का, एक तो ये और एक ये। तो करंट ये वाला रास्ता प्रेफर करेगा, ये वाला रास्ता प्रेफर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू है, और ये तो एक शॉर्ट सर्किटेड पाथ है, मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 है। तो क्या करेगा, करंट इधर से ना जाके इधर से चला जाएगा। तो इसका मतलब ये जो सर्किट बचा है, इसका इस पूरे सर्किट में रहने से और ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे सर्किट से इस ब्रांच को हटा सकते हैं। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अगर इस ब्रांच को इस पूरे सर्किट से हटा देंगे तो देखिए तो मेरा सर्किट दिखने में कैसा हो जाएगा, ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। इस AB सेक्शन से जो करंट फ्लो करेगा वो क्या हो जाएगा, IN। ठीक है, क्या हो जाएगा, IN।
अब देखिए, इस सर्किट को सॉल्व करके हमको आयन के वैल्यू को निकालना है। क्या करना है? इस आयन के वैल्यू को निकालना है। तो आप यहां थोड़ा देख पाएंगे कि इस छोटे से सर्किट में हम लोग अगर करंट डिवीजन रूल लगा दें तो इस आयन के वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? करंट डिवीजन के थ्रू इस आयन के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, करंट डिवीजन लगाने का शॉर्ट ट्रिक आपको सिखा देते हैं। ठीक है, करंट डिवीजन लगाने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास दो ब्रांच है पैरेलल में, और उस पैरेलल ब्रांच में अगर मान लीजिए आई अमाउंट ऑफ करंट एंटर कर रहा है, तो ये आई अमाउंट ऑफ करंट दो करंट में टूटेगा। कुछ अमाउंट ऑफ करंट इधर चला जाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ करंट इधर चला जाएगा। तो अगर आपको इसके अक्रॉस के करंट को निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। आयन इज इक्वल टू मेन करंट आपका कितना एंटर कर रहा है? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इनटू जिसके अक्रॉस निकालना है करंट को, उसके ऑपोजिट वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस वैल्यू देखिए तो कितना है? 8 ओम। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? 8 डिवाइड बाय समेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा? 8 + 2 इज 10। होपफुली ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। ये क्या है? करंट डिवीजन रूल। क्या है? करंट डिवीजन रूल। ये एक शॉर्टकट है जिसको हम लोगों ने आज डिस्कस किया, करंट डिवीजन रूल। तो देखिए तो कितना आ जाएगा आपके पास? 8/10 मतलब 0.8 एम्पियर। ठीक है, तो हम लोगों ने कितना इजी वे में इस आयन के वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब हो सकता है किसी को ये ना दिखे, ऐसा स्टूडेंट भी हो सकता है जिसको ये एग्जाम में हड़बड़ी में ये ना दिखे कि इसमें हम लोगों को क्या लगाना है? करंट डिवीजन रूल लगाना है। तो करंट अगर नहीं दिखेगा तो आपको क्या करना है? सिंपल नोडल एनालिसिस लगाना है। तो चलिए नोडल एनालिसिस से भी लगा के देख लेते हैं कितना आता है हम लोग के पास आंसर। तो चलिए, तो नोडल एनालिसिस अगर हम लगाएंगे तो नोडल एनालिसिस का कहना यह था कि जिस सर्किट में नोडल एनालिसिस लगाना होता है उस सर्किट के नोड्स को काउंट करना पड़ता है। तो आप हमको ये बताइए इस पूरे सर्किट में कितना नोड्स है? वेरी गुड, 2 नोड। देखिए, एक ये और एक ये बड़ा वाला नोड। ठीक है, 2 नोड है। चलिए, अब 2 नोड में 2 वोल्टेज मानना पड़ता है। इस नोड के लिए मान लेते हैं ये V1 है और इस नोड का वोल्टेज क्या है? V2 है। तीसरा स्टेप क्या कहता है? नोड वोल्टेज में से एक वोल्टेज को आप 0 मान सकते हैं, जिसको हम लोग रेफरेंस नोड बोलते हैं। तो चलिए मान लेते हैं V2 इज रेफरेंस नोड। V2 क्या है? रेफरेंस नोड, जिसके अक्रॉस के वोल्टेज को हम लोग क्या मान सकते हैं? 0। मतलब आपके पास कितना वोल्टेज बचा? सिर्फ एक ही, V1। तो आपको सिर्फ नोडल कितना बार लगाना है? एक ही बार लगाना है। तो लगाइए, applying nodal analysis at node 1। applying nodal analysis at node 1। तो नोडल एनालिसिस कैसे लगाया जाता है? एक एक ब्रांच को कंसीडर किया जाता है। तो चलिए इस ब्रांच को अगर कंसीडर करें तो क्या इसके लिए नोडल लगाना चाहिए हम लोग को? नहीं। क्यों? क्योंकि ये करंट ब्रांच है, करंट सोर्स का ब्रांच है। ठीक है, और करंट का डायरेक्शन देखिए नोड के एंटरिंग डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, प्लस। चलिए इस ब्रांच के लिए अगर नोडल लगाएं तो क्या हो जाएगा? V1 -0/8। बहुत बढ़िया। चलिए अब इस ब्रांच के लिए अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस V1 -0/2। होपफुली आपको ये बात समझ में आया होगा, इक्वल टू 0। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस ये हो गया V1/8 प्लस ये भी कितना हो गया? V1/2 इज इक्वल टू 0। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या हो जाएगा? V1/8 एंड V1/2 कितना हो जाता है? 5V1/8। ये -1 इधर जाएगा तो +1। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? V1 इज इक्वल टू 8/5 वोल्ट। इसका मतलब आपको नोड वोल्टेज पता चल गया। अब नोड वोल्टेज पता करना तो हमको था नहीं, हमको पता क्या करना है? हमको करंट पता करना है। तो यहाँ का वोल्टेज आपको पता चल चुका है ना? तो यहाँ का वोल्टेज अगर पता चल चुका है तो करंट अगर निकालना है तो आप क्या कीजिएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो करंट क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आयन विल बी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ है V1, यहाँ है 0। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? V1 - 0। V1 - 0। तो ये हो जाएगा V1 - 0 अपॉन रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है? 2 ओम। तो कितना आ जाएगा? डिवाइड बाय 2। V1 का वैल्यू आपका कितना आया था? 8/5। 8/5 -0/2। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 8/10, जिसको हम लोग कितना ले सकते हैं? 0.8 एम्पियर। देखिए एग्जैक्टली सेम आ गया ना?
इसीलिए आपको क्या करना होगा, जब भी आयन निकालना होगा उस टाइम आप थोड़ा सा सर्किट को एनालाइज करो। क्या ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक है जिसके मदद से हम आयन इजीली निकाल सकते हैं? अगर मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो हम लोग का जो प्रोसेस है नोडल एनालिसिस लगाना, उसको लगाना है और आंसर को निकालना है। होपफुली आपको ये स्टेप समझ में आया हो। तो चलिए, हम लोगों ने 3 स्टेप देख चुके। अब जो लास्ट स्टेप है, स्टेप 4, चलिए देखते हैं वो क्या कहता है। स्टेप 4 कहता है ड्रॉ द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ड्रॉ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। अब नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है दिखने में? इसमें एक करंट सोर्स होता है और एक रेजिस्टेंस होता है जो कि पैरेलल में लगे हुए रहते हैं, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू आरएन के बराबर होता है और ये जो करंट है उसका वैल्यू आयन के बराबर होता है, ठीक है। अब बात यह है कि हम लोग का आरएन का वैल्यू कितना आया था, तो चलिए देख लेते हैं। तो आरएन का वैल्यू हम लोग के पास आया था 20/3 ओम, ठीक है। और आयन का वैल्यू हम लोग के पास आया था 0.8 एम्पियर, 0.8 एम्पियर। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि आयन तो एक करंट सोर्स है, तो इसमें हमको डायरेक्शन को दिखाना होगा, करंट के डायरेक्शन को दिखाना होगा। तो कई स्टूडेंट इसी स्टेप में ज्यादा गलती करते हैं, करंट के डायरेक्शन को दिखाते वक्त। देखिए, तो करंट का डायरेक्शन किधर है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो करंट का जो डायरेक्शन है वो A to B है। कहां से कहां है? A to B, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है हम लोग का जो करंट सोर्स है उसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, नीचे की तरफ, A to B। और ये जो टर्मिनल है A to B टर्मिनल, ये हम लोग क्या लगा देंगे? लोड रेजिस्टेंस। तो होपफुली ये सर्किट डायग्राम आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम लोग नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट को बनाते हैं। अब क्वेश्चन हम लोग का पूरा नहीं हुआ है, अभी भी हम लोग का एक स्टेप बाकी है। वो क्या है? ड्रॉ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो चलिए, नॉर्टन सर्किट से ही थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाया जाता है उसको सीखते हैं। तो बेसिकली देखिए, ड्रॉ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट के लिए हम लोग को बेसिकली क्या चाहिए? आरटीएच और वीटीएच। तो जब हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम के थ्योरी क्लास को पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि आरटीएच का वैल्यू और आरएन का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। इसका मतलब आरटीएच आपको मिल चुका है। अब क्या चाहिए? वीटीएच। तो वीटीएच इक्वल टू होता है आयन इंटू आरएन। तो आयन क्या है? नॉर्टन्स करंट। आरएन क्या है? नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग वीटीएच निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? आयन का वैल्यू है 0.8 और आरएन का वैल्यू है 20/3। अगर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 16/3 वोल्ट, ठीक है। और आरएन का वैल्यू मेरे पास कितना था? 20/3 ओम। तो इसका मतलब हम लोग के पास आरटीएच भी आ गया और वीटीएच भी आ गया। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या हो जाएगा थेवेनिन्स का? इसमें एक वोल्टेज सोर्स होता है और एक रेजिस्टेंस होता है जो कि सीरीज में होता है, ठीक है। और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। इन दोनों के बीच में लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये क्या रहता है? ये रहता है आरटीएच जिसका वैल्यू कितना है? 20/3 ओम। और ये क्या रहता है? वीटीएच जिसका वैल्यू कितना आया है? 16/3 वोल्ट। अब बात यह है कि हमको इस वोल्टेज सोर्स के पोलरिटी को लिखना है। तो अगर आप देखेंगे तो करंट सोर्स जो है आयन का वैल्यू वो डाउनवर्ड है। इसका मतलब डाउनवर्ड का मतलब करंट नीचे से निकल रहा है और ऊपर से एंटर कर रहा है। तो इसका मतलब इससे जो वोल्टेज सोर्स मेरा बनेगा उसका पॉजिटिव टर्मिनल कुछ ऐसे होगा और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर होगा। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ऑब्वियस है कि करंट यहाँ से निकलेगा, जो कि एकदम सही है। तो इस प्रकार से मेरा ये पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। तो देखिए कितने आसान वे से हम लोगों ने नॉर्टन्स थ्योरम से थेवेनिन्स थ्योरम को कन्वर्ट कर लिया। तो इसके लिए हम लोगों को 2 थ्योरम बारी बारी से लगाने का जरूरत नहीं पड़ा। एक थ्योरम को अप्लाई किए और उससे हम लोगों ने दूसरे थ्योरम को निकाल लिया। तो होपफुली आपको ये स्टेप्स समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।